जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो बहुत दिनों से आपका क्लास नहीं ले पा रहे थे रिजल्ट वगैरह को लेकर, तो अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आपका क्लास कंटिन्यू लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग का यह जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसका पार्ट आज सेकंड चलेगा, है ना? लिटरेचर 2 चलेगा, ठीक है? तो पार्ट 1 में आप सभी को प्यारे बच्चों बता दिए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे अपवर्तन पदार्थों में होता है, ठीक है ना? तो आइए आज जो है ना पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ आते हैं प्रकाश किरणों का अपवर्तन। थोड़ा आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे कि पदार्थों का यानी प्रकाशों का यानी प्रकाश का अपवर्तन पदार्थों में किस प्रकार से होता है, ठीक है ना? तो पहला क्या है कि प्रकाश की वह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती। यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यह बात आप सभी को अपवर्तन के परिभाषा में भी समझाए थे, ठीक है ना? तो देखिए, यह आपका कोई पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यह हमारा कांच है। क्या है? यह हमारा कांच है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पदार्थ पे प्रकाश किरणें आएगी, यहाँ से आ रहा है, और यह क्या है, अभिलंब है। जब प्रकाश किरणें, यह विरल माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह माध्यम जो है प्यारे बच्चों आपका सघन माध्यम है ना? जब प्रवेश करेगा तो क्या होगा जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण किरण का जो डायरेक्शन था आने का इस दिशा में था, है ना? प्रकाश किरण जो है सीधा ऐसे निकलने वाला था, लेकिन यह जब अब इसका माध्यम चेंज होता है तो यह क्या होगा, अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाएगा। देखिए ध्यान से, दिख रहा है? प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह आपका अभिलंब है, इधर झुक गया है। जाने का डायरेक्शन उसका क्या था, सीधा था। लेकिन जैसे माध्यम यहाँ चेंज होता है, अर्थात जब माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है बाबू, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे, यह हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण है, और यह जो है अभिलंब है। यह क्या है जी, अभिलंब है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे वही लिखा हुआ था, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, यानी प्रकाश किरण जो है विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह क्या होता है बाबू, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ देखिए, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी मुड़ जाती है। यह पहला चीज था अपवर्तन में। दूसरा क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वह अभिलंब से दूर हटता है। क्या करते हैं, इसको एक डायग्राम से आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ देखिए, यह आपका क्या है, कांच है। यह कांच है और यह आपका क्या है, वायु है, जिसमें लोग विरल माध्यम कहते हैं, इसको सघन माध्यम कहते हैं ना। ये हमारा क्या है, वायु है, या आप इसको निर्वात भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी आपको समझाए हैं, यह अभिलंब है। और पुनः जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएगा तो वह क्या होता है जी, वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखिए, दिख रहा है? यह प्रकाश किरणें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, और पुनः जब यह सघन से पुनः विरल में निकलेगा, पुनः वह विरल माध्यम में जाएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब से वह दूर हटेगा, है ना? दूर हट जाएगा। यही क्या था, आपका अपवर्तन था। पहला क्या था बाबू, पहला था कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा क्या था, जब प्रकाश किरणें सघन से पुनः विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा। ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं
अगला पॉइंट क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े यानी कि बिना अपवर्तन के वह सीधे निकल जाती है। यानी कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में निकलती है, मतलब सीधा लंबवत पड़ती है किसी माध्यम पर, तो वह उनका अपवर्तन नहीं होता है, यानी बिना वह मुड़े सीधे निकल जाती है, यानी इस रूप में। या कोई माध्यम आपका है, चलिए इसको हम फिर से क्या बोलते हैं, कांच ही बोल देते हैं, यानी ये आपका सघन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। यह क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह आपका हो जाएगा विरल माध्यम। तो क्या प्रश्न में लिखा हुआ है, आपका जो पॉइंट है, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम पर लंबवत पड़ती है, यानी कि सीधा एकदम स्ट्रेट ऐसे लंबवत पड़ेगा तो सीधा वो निकल जाता है। यहाँ देखिए, इसमें कोई विचलन नहीं होगा, कोई अपवर्तन नहीं होगा, सीधा आएगा बाबू, सीधा निकल जाएगा, एकदम लंबवत निकल जाएगा। आया समझ में? प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर, आपका यह सतह जो ना, यहाँ सबका माध्यम हो रहा है चेंज, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर यदि वह लंबवत पड़ती है 90 डिग्री पर, जब यह आती है तो इन किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, वह सीधा एकदम लंबवत सीधे निकल जाती है ना। सतह पर पड़ती है तो लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े, यानी यह बिना मुड़े, ना तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना अभिलंब से दूर हटेगा, सीधा क्या होगा, अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती, एकदम सीधा आएगा, एकदम सीधा से निकल जाएगा, बिना किरणों का अपवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वह सीधी पड़ेगी, एकदम स्ट्रेट यानी 90 पे पड़ेगा तो इन किरणों का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, वह सीधा एकदम डायरेक्ट निकल जाएगा। आगे बात समझ में? एक बार फिर से चीजों को हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ देखिए, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा क्या था, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। तीसरा क्या था, यदि कोई प्रकाश किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े वह सीधे निकल जाती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2026 वाले, ध्यान दीजिएगा। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप सभी को हम पार्ट 1 में ही प्यारे बच्चों बता दिए थे कि आपतित किरण क्या होती है और निर्गत किरण क्या होती है। चलिए आज फिर से आपको हम समझा देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आता है या नहीं आता है, यह भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक है ना। दिख रहा है, यह जो किरण है इसका नाम है आपतित किरण, यह अभिलंब है। जब प्रकाश किरणें माध्यम चेंज करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाती है। पुनः जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है, गौर कीजिएगा। यह किरण जो है, जो अभिलंब की ओर झुका, यह तो आपका सीधा ऐसे आने वाला था, ऐसे निकलता, यह आपका ऐसे निकलता, क्या बस यही ना है। जब यहाँ किरणों का अपवर्तन नहीं होता वह क्या होता, सीधा इस डायरेक्शन में निकलता और इसका इस डायरेक्शन में निकलता। लेकिन जब यह माध्यम चेंज होता है, जब यह विरल माध्यम से सघन में आता है तो आप लोग जानते हैं यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यह सघन है। यह किरण जो है इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम है अपवर्तित किरण। ये जो किरणें निकलती है, ये जो किरणें निकलती है, इस किरण का नाम क्या है, निर्गत किरण, निर्गत किरण। क्लियर है, आगे समझ में? इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। जिन किरणों का अपवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और जो किरण है ना निकलती है बाहर, किसी माध्यम से बाहर निकलती है,
उसे कहते हैं निर्गत किरण, मतलब निकलने वाली किरण। अब क्या डिफिनेशन है कि आपतित किरण आपका ई वाला आपका हो गया आपतित किरण, ठीक है। और निर्गत किरण, और ये वाला निर्गत किरण ई वाला है। इसके बीच की जो लंबवत दूरी होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए ई वाला और देखिए ई वाला, इसके बीच की दूरी जो आपका लंबवत दूरी हो गया बाबू, ये जो हो गया, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है पार्श्विक विस्थापन। इसे क्या कहते हैं जी, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। चलिए आगे चलते, बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अपवर्तनांक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि आप इस परिभाषा को समझ लीजिएगा तो आपका न्यूमेरिकल सवाल जो है एकदम इजीली बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, ठीक है ना। क्या है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या कहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, इसमें निर्वात, निर्वात का मतलब होता है शून्य में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम में, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, हीरा हो सकता है ना, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होते हैं, है ना, अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह मात्रक रहित भौतिक राशि है, यानी अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता। इसे अपवर्तनांक को n से या म्यू से सूचित किया जाता है। तो ये अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे माध्यम आपका पानी हो सकता है, माध्यम आपका कांच हो सकता है, माध्यम आपका हीरा हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होते हैं, उसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि अपवर्तनांक निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्लियर है, एवं किसी माध्यम में, लिखते हैं क्या, बट्टे किसी माध्यम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपवर्तनांक हमारा n होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग हमेशा c से डिनोट करते हैं, और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, c क्या होता है, c आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, और v क्या होता है, v आपका किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कहने का मतलब हुआ जैसे आपका पानी में प्रकाश की चाल को भी कहेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल को भी कहेंगे, कांच में प्रकाश की चाल को भी कहेंगे। लिख दीजिए यहाँ पे, जहां जहां n क्या है हमारा अपवर्तनांक है, और c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और भी जो है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। किसी माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है, आपका माध्यम पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है ना, हीरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर आ गया समझ में कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। ध्यान रखिएगा, जब आप न्यूमेरिकल सवाल बनाइएगा तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, सी क्या होता है प्यारे बच्चों, सी जो है, सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद भी क्या होता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे कि हीरा में प्रकाश की चाल को सी बोले भी बोलेंगे, पानी में प्रकाश की चाल को भी बोलेंगे, आपका कांच में प्रकाश की चाल को भी कहेंगे, ठीक है।
तो आइए कुछ न्यूमेरिकल सवाल हम इसमें ऐड किए हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो आपको यहाँ भी अभी समझाए हैं ना, यहाँ जो समझाए लिख के वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, टाइपिंग क्या हुआ है। जैसे निकालना है, हमें निकालना है वायु में वायु का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है? वायु का अपवर्तनांक निकालना है। तो किसी भी माध्यम में निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर में हमेशा रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल बट उस माध्यम में, किस माध्यम में? तो वायु, तो लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में भी आपको इतना ही होता है और आपका वायु में आपका चाल जो प्रकाश का है 3 लाख ही होता है। लेकिन देखिए निर्वात और वायु में क्या होता है, हल्का डिफरेंस होता है, इसलिए अप्रोक्स में यह मान आपका हो जाएगा। जिसे आप सोच रहे हैं ना सर जी इसको काटेंगे तो 1 आएगा, लेकिन नहीं, इसका अप्रोक्स में मान आपका है, ध्यान दीजिएगा 1.003 होता है। एकदम ख्याल रखिएगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003 होता है। प्यारे बच्चों जब आप 11-12 में जाइएगा, जब फिजिक्स पढ़िएगा ना, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ ऐसा इतना बराबर इतना क्यों होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम सिलेबस से बाहर नहीं चलेंगे, जरूरी भर ही काम करेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि वायु का जो अपवर्तनांक है 1.003 होता है, इतना जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, यदि हम निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक तो हमेशा रहेगा वही निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे निकालना है पानी में ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उस माध्यम को बट्टे के नीचे लिखना है। तो प्रकाश, पानी में प्रकाश की चाल, तो आपका ई हो गया क्या? निर्वात का 3 लाख होता है, पानी का 2.25 इंटू 10⁸ होता है। इसको जब डिवाइड कीजिएगा आपका 1.33 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पानी का अपवर्तनांक का वैल्यू कितना होता है? 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, यदि हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक तो वही लिखेंगे, हमेशा ऊपर में आपका रहेगा निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। याद रहेगा ना? चलिए अब यहाँ पे कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक यहाँ पे हम ऐड किए हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव एक ही प्रश्न आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिया गया है, जैसे कि वायु का अपवर्तनांक आपका 1.003 होता है, जिसका कभी आपको हम बताए थे, और आपका यह किताबें भी मिल जाएगा, भारतीय भवन बुक जो है ना उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पानी का अपवर्तनांक प्यारे बच्चों 1.33 होता है, किरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, टारपिन तेल जो होता है उसका अपवर्तनांक 1.47 होता है, कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है, और पिघला हुआ क्वार्टर जो होता है उसका अपवर्तनांक आपका 1.46 होता है। क्लियर? बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपका 1.48 से 1.61 के बीच में होता है। इसका आपका इबला हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, है ना। बाल्सम का जो है 1.53 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका रूबी जो है इसका 1.71 हो जाएगा, नीलम का आपका 1.77 हो जाएगा, सेंधा नमक का 1.54 हो जाएगा, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हीरा का अपवर्तनांक जो है सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा होता है। देखिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो वायु का होता है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। हीरा प्यारे बच्चों सबसे कठोर पदार्थ होता है, हीरा कार्बन का अप्रूफ होता है। ठीक है ना। क्लियर है ना? ये सभी आप लोग ने याद कर लीजिएगा, विशेष तौर पे ना आपको 2 चीज याद कर लीजिएगा। एक आपका वायु का अपवर्तनांक आता है ऑब्जेक्टिव में, एक आपका हीरा का आता है। मोस्टली आपका इन दोनों में से कोई एक आता है, और यह सभी आने का चांस है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि विशेष तौर पे आपका बर्फ बोलिए, अभी आने का चांस रहता है। लेकिन अब क्या आएगा पता नहीं है हमें, लेकिन आपसे हम यही बोलेंगे आप पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, यहाँ क्या लिख दिए हैं, यहाँ देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं ना कि हीरा का अधिक होता है, वही पॉइंट यहाँ पे दो हम लिख दिए हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में सबसे अधिक होता है। कितना होता है हीरा का? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो कि सभी पदार्थों की तुलना में इसका ज्यादा होता है। ठीक है ना। और वायु का अपवर्तनांक सभी पदार्थों में से सबसे कम होता है। कितना होता है? आपका होता है 0.003 होता है। कितने ना था जी? कि 1 पॉइंट था? अच्छा 1 पॉइंट था। चलिए क्या था जी?
1.0003 यह आपका किसका होता है? वायु का अपवर्तनांक होता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख है और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल जो है आपका इतना है, यानी कांच का चाल दिया गया है ना, तो कांच में चाल दिया गया प्रकाश का, तो उस कांच के अपवर्तनांक का मान ज्ञात। क्या निकालना है जी? अपवर्तनांक निकालना है। ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया गया है। प्यारे बच्चों यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पे ना पीडीएफ में पूरा चीज आपको मैथ तक यह ना सोल्यूशन मिलेगा, सोल्व क्या हुआ मिलेगा। ठीक है ना, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, बहुत ही कम फी है, ज्यादा नहीं है। पूरे कोर्स का प्यारे बच्चों आपका 49 रुपए है, बहुत इतना कम है कि आप बिलीव नहीं कीजिएगा। और एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, है ना। चलिए, तो आप लोग जब लीजिएगा कोर्स तो आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। कौन ज्यादा रकम हम नहीं ले रहे हैं। चलिए, दिया गया है, क्या दिया गया है? आपका दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल हम क्या सिखाए हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को सी बोलना है। क्या बोलना है? सी बोलना है। कितना दिया है? 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? कांच में उसकी चाल, यानी कि कांच कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भी कहते हैं। किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसको भी कहना है। ठीक है ना, भी क्या है? 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमें निकालना है क्या? अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तन निकालना है। लिखना है कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन कहते हैं, बराबर क्या लिख देना है? वाट। अब आते हैं सूत्र से। चलिए, सूत्र से आते हैं, तो सूत्र क्या होता है? एन बराबर, यानी अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। सी हमारा है निर्वात में प्रकाश की चाल, बी हमारा है उस माध्यम, यानी कि माध्यम क्या है? कांच, कांच में चाल है। तो चलिए जी, एन बराबर सी, सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना, पॉइंट के बाद जीरो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.80 है तो जीरो को छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखा जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड ई वाला खत्म। एन बराबर क्या बच गया? 3/1.8 बचा। ठीक है ना, ठीक है। दशमलव जब हम उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? जीरो। 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इसे क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 3 से भागा लगाना है 5 में, 3 एकम 3 हो जाएगा 2, पॉइंट लगाना है जीरो, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 2 खत्म, जीरो, 3 छक्के 18, फिर आपका जो है ना 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा जी आपका? 1.666 इस तरह से चलेगा। तो इसको अप्रोक्स में मान हम लोग लिख लेंगे, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.6 या 66 है, इसको 7 बोल दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है तो इसको एक बढ़ा कर लिख देंगे, वो दशमलव प्रतिशत शांत हो जाएगा। ठीक है ना, रुक जाएगा वो। हो गया। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखना है नीचे कि अतः कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो 1.67 है। आगे बस समझ में एकदम इजली तरीका से आपको बताए हैं। इसी प्रकार से ना आपका पीडीएफ में सॉल्व किया हुआ मिलेगा। चलिए जी, आगे चलेंगे। सवाल नेक्स्ट को चलते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए, निर्वात में चाल आपका दिया गया है और यह सब आपका मैथ जो है ना, ये जो न्यूमेरिकल सवाल है आपको मिल जाएगा देखने के लिए, बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना।
तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसमें क्या पूछा गया है, आपका दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है और आपका अपवर्तनांक का मान 1.50 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या हो। चलिए लिखना है सॉल्वेशन, सॉल्व लिखना है। एक ही बात बात लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है पहला क्या, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इसको हम लोग सी कहते हैं। 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका दिया गया, ठीक है। फिर अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक यानी कि एन कितना दिया है 1.50 है। निकालना है कांच में प्रकाश की चाल क्या है, क्या लिखना है, कांच में प्रकाश की चाल, जिसे हम लोग सी भी कहते हैं, सॉरी भी कहते हैं, भी बराबर पाठ कर देते हैं। अब आते हैं सूत्र से, एन बराबर क्या होता है सी बट्टे भी, यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे माध्यम क्या हमारा कांच है, तो कांच हो जाएगा। तो एन आपका दिया गया है 1.50 बट्टे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अब बट्टे भी, यही तो भी निकालना है, भी। हाँ तो ऐसा करते हैं, जब क्रॉस गुना करेंगे ना ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इधर से गुना करेंगे तो 1.5 भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकालना है भी बराबर हो जाएगा 3/1.5 इंटू इधर 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दशमलव उड़ा देना है, हो जाएगा 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो इसलिए भी का वैल्यू कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि कांच में चाल कितना है 2 लाख। लास्ट में क्या लिखना है, अतः कांच में प्रकाश की चाल 2.0, क्योंकि पॉइंट लगा दीजिए, 0 कोई दिक्कत नहीं है, आपका किताब में ऐसे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए हम भी लगा दिए। नहीं भी लगेगा 0 ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो कांच में चाल कितना हो गया 2.0, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, सवाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, तो जल का अपवर्तनांक 4.33, ठीक है। तो निकालना है जल में प्रकाश की चाल क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3। कैसे, देखिए यदि हम 3 से भगा देंगे 4 में, आ देखिएगा हो जाएगा आपका 3 1 पॉइंट मारेंगे 0, 3 × 9, फिर 1.0, 3 × 9 आते रहेगा, यानी कि 1.33 के बदले 4/3 लिख सकते हैं। चलिए जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक ही लाइन लिखना है कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया भैया। पहला दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसे सी कहते हैं 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका दिया। और क्या दिया है जल का अपवर्तनांक, चलिए जल का अपवर्तनांक दिया गया है, जिसे हम लोग एन कहते हैं, अपवर्तनांक को 1.33 दिया गया है, या इसको 4/3 भी बोल सकते हैं। क्लियर। निकालना है कि जल में प्रकाश की चाल क्या है, तो लिखेंगे जल में
प्रकाश की चाल, इसे क्या बोलते हैं, भी कहते हैं, भी बराबर वाट करते हैं। अब आइए सूत्र, सूत्र से क्या होगा, एन बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो प्यारे बच्चों एन क्या है, एन हमारा 1.33 मतलब अपवर्तनांक है, तो इसके बदले में हम लोग 4/3 लिखेंगे, क्योंकि वो पॉइंट में 33 जो है ना थोड़ा कटाने में दिक्कत होगा, तो इसलिए क्या करते हैं इसके बदले में 4/3 लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कटाने में। तो सी में क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बट्टे आपका भी, ये तो भी निकालना है, भी क्या है, भी का मतलब आपका हो गया कि जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। तो क्रॉस गुना कर देते हैं, जब इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, इधर से देखिए 3 × 3 3 या 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपका 4 गुना में है, इसको इधर भेज दीजिए, हो जाएगा भाग में 9 बट्टे हो जाएगा 4, इधर 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका जल में जो प्रकाश की चाल है 2.25 लाख यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट में एक लाइन लिख लेना है कि अतः जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्यारे बच्चों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आप सभी को क्या यह न्यूमेरिकल सवाल समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। यदि समझ में रियल में यदि आ गया हो तो ईमानदारी से कमेंट में यस कर दीजिएगा कि हाँ गुरुजी हम लोग को यह सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। सवाल आते हैं नेक्स्ट कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या हो। मेरे बच्चों हमें निकालना है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है, यही निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, क्या दिया गया है कि हीरा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात के तुलना में इतना गुना है। चलिए यहाँ देखिए, मान लेंगे, माना कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि हमारा सी होता है, ऐसा करते हैं इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकेंड। मान लिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह क्या एक्स मीटर पर सेकेंड है, तब जो है ना, तब हीरा में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। तो हीरा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात से कितना गुना है, 0.42 गुना यानी 42 गुना है। देखिए हीरा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में प्रकाश की चाल का यानी निर्वात का इतना गुना है, यानी कि निर्वात में कितना है, एक्स है, गुना इसमें कर दीजिए तो आपका 0.42 एक्स हो जाएगा। आया कुछ समझ में। देखिए हीरा में प्रकाश की चाल जो है निर्वात के चाल का 0.42 गुना है, यदि हमारा निर्वात में चाल एक्स हो जाता है तो हीरा में कितना होगा, इतना गुना हो जाएगा, 0.42 गुना हो जाएगा। तो क्या किया, इससे गुना कर दिए तो निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक यानी एन बराबर वाट होता है। चलिए आते हैं सूत्र से प्यारे बच्चों। सूत्र क्या होता है, एन बराबर आपका होता है सी बटे बी, यानी एन का मतलब हो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कौन है, तो आपका हीरा है, तो हीरा में चाल हो जाएगा। एन क्या है प्यारे बच्चों, तो एन तो है ही नहीं, एन निकालना है भी, सी क्या है, एक्स है, और भी क्या है आपका 0.42 इंटू एक्स है। ये खत्म हो जाएगा ना एक बार में, क्या बचेगा जी, एन बराबर बचेगा 1/0.42, दशमलव उड़ा देंगे हो जाएगा, ऊपर में डबल जीरो हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0।
चलिए जी, n बराबर क्या हो जाएगा 50 बट्टे आपका 21 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 हो गया, बचा कितना 21 दूनी 42 8। ध्यान दीजिएगा हम 50 में 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा जी आपका 8.0 21 या 63 21 चौक 84 8 2 10 21 अच्छा 21 4 21 63 21 चौक 84 63 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0, 21 5 1 सब 5 21 24 26 21 27 27 28 68 8 एकम 8 8 दूनी 16 2। मेरे बच्चों गौर करना आप लोग, यह जो है ना 2.38 आया, लेकिन अप्रोक्स मान जब इसका निकाला जाता है किताब के अनुसार से, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा इसका 2.42 होता है। यहाँ पे अप्रोक्स में मान लिया जाता है, यहाँ पे अप्रोक्स में मान लिया जाता है। आप चाहे तो 2.38 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2.42 ऐसे भी आप लोग को याद भी हो गया होगा कि जो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 ही होता है, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखना है कि अतः हीरा का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 2.42 है, आंसर लिख देना है। आया समझ में? या यदि मान लीजिए कि आपको डाउट है इस आंसर में, ठीक है ना, इसे आपको किताब में दिया गया यही, ठीक है ना, और आप लोग याद भी किए हैं। यदि मान लीजिए इसमें डाउट लग रहा है तो नो डाउट, आप सभी इसको आराम से भगा दीजिए, 2.38 आराम से लिख लीजिए, एकदम गलत नहीं होगा। तो 2 दूनी 4 8, ठीक है। आप लोग जो है ना इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ऐसे अभी आप लोग को याद होगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 ही होता है। क्लियर है ना? चलिए आइए लास्ट सवाल क्या है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है, ठीक है। यदि यदि किरण अभिलंब के साथ 45 का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर वह 15 डिग्री से मुड़ जाती, ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल। ध्यान दीजिएगा, कोई आपका जो है प्यारे बच्चों पदार्थ है, इसे हम बना लेते हैं ई वाला एक माध्यम है, प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही थी, ठीक है ना, इसका जो जाने का डायरेक्शन था प्यारे बच्चों सीधा था, है ना, यह किरणें जो है सीधी निकल जाती। लेकिन क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं जैसे प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पता क्या होता है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। दिख रहा है, यह क्या है आपका अभिलंब। प्रकाश किरणें क्या होगा यहाँ से क्या होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ऐसे इधर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन यह झुकता जो है कितना डिग्री पे, यह आपका 15 डिग्री से झुक जाता है, यह 15 डिग्री से प्यारे बच्चों इधर झुक जाता है। और यह आपतन कोण जो है आपका क्या है 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आपका कितना होता है 45 ही होता है, लेकिन यह 15 से झुक जाता है, ये वाला कितना बचेगा आपका 30 बचेगा, यानी कि आपका 45। ध्यान दीजिएगा ई वाला 45 तो ई वाला भी कितना होता है 45 होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो 15 से झुक रहा है, जब झुक रहा है तो इसको नहीं ना लिखेंगे, तो क्या करेंगे ई भी 45 तो ई भी 45 होगा, तो 45 में ई वाला 30 कर दीजिए माइनस, तो कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी ई वाला जो कोण बचेगा रियल में यह कितना बचेगा 30 ही बचेगा, ठीक है। चलिए दिया गया है मेरे बच्चों, क्या दिया गया है, अभिलंब के साथ जो है ना 45 का कोण बनाती है, यानी यह अभिलंब है, यह अभिलंब है, इसके साथ में कोण कितना बन रहा है 45, इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको आई कहते हैं, वह कितना है 45 डिग्री। और यह जो कोण बनता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को आर कहते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्तन कोण आपका 30 ही बच रहा है ना, यानी कि पूरा 45 में या 15 से झुक रहा है तो 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि 15 डिग्री से मुड़ जाती, यानी यह जो है ना 15 डिग्री से यह मुड़ जाता है, तो इसलिए 15 को माइनस कर देंगे 45। ये 45 तो ये भी, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे 15 पे झुक रहा है तो उसको 15 माइनस कर, ठीक है ना, ये वाला माइनस कर। तो निकालना है अपवर्तनांक, तो प्यारे बच्चों अपवर्तनांक, इसको एन कहते हैं, बराबर वाट कर। ध्यान देना, एन बराबर क्या होता है, एक होता है आपका साइन आई बटे साइन आर, पता है कहाँ से हुआ, यह आपका अपवर्तन के दूसरे नियम से। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है। तो एन बराबर साइन आई, तो साइन आई, आई का मान कितना है 45 डिग्री है, और साइन आर, आर का मान कितना है आपका 30 डिग्री, हाँ देखिए 30 डिग्री है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/√2 गुना करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा एन बराबर 2/√2 कर दीजिए परिमेयकरण इसका, आपका हो जाएगा 2√2, नीचे से एगो 2 आ जाएगा, खत्म हो गया। तो बचा कितना √2, √2 का मान होता है 1.41 होता है, क्या होता है 1.41 होता है। तो लास्ट में क्या लिख देना है, एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.41 है। आ गया समझ में, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल पार्ट 3 को लेकर मिलेंगे, और पार्ट 3 में इससे और बेहतरीन तरीका से टॉपिक को कवर करेंगे। और प्यारे बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है। और प्यारे बच्चों फेयर कॉपी आप लोग जरूर कीजिएगा, यदि आप फेयर बनाते हैं तो हमें जो है ना अपना छोटा सा वीडियो बना के जो है ना इस नंबर पे 6201139196 पे जरूर भेज दीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशनल मिलेगा कि नहीं आप, मेरा भी विद्यार्थी जो है ना हमें अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, मेरा फेयर करते हैं, है ना, मेरा नोट्स बनाते हैं, तो दिल में क्या होता है, एक क्या होता है, एक खुशी महसूस होता है, चलिए हाँ भाई, और एक मोटिवेशनल भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का, ऑल द बेस्ट।